हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। तो अब हम जो है एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कल हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग द हिंदू लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो अगेन वी आर बैक विद द हिंदू। ओके, सो ट्रायल रन हैज़ बिन डन। तो आप जल्दी हमें लाइव जो है वो देख सकेंगे। अब आज का अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मार्क करना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट पे चलेंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा। ओके, तो जैसे आप ये देख रहे हो, अब PLA एग्रेशन ब्लॉक्ड एट पैंगयोंग सोक। ओके, तो ये अभी चल रही है न्यूज़, और ये आपको बस इतना हेडलाइन से काम चल जाएगा इसका कि PLA एग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन GDP फॉल्स 23.9%। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या हो रहा है। सो एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ही पासिस अवे, तो बड़ा दुख हुआ। फिर आप देखिए कि चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड इन लद्दाख। तो ये जो है न्यूज़, इसके अंदर एक चीज़ साफ है कि जो चाइनीज़ ये इंट्रूजन हो रहा था, ये अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। ओके, अप्रैल मई से स्टार्ट हो गया था और ये चल रहा था अब तक, और तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है अब उनके पास है। अब ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है तो वो अभी वहाँ पे टॉक्स चल रही हैं। फिर जैसा हमें मालूम है कि अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि थोड़े बहुत जो है हमारे स्क्रिमिशेस भी हुए हैं चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ। तो ये मामला अभी चल रहा है और पेंडिंग है। ओके, इसको हम इतना डिटेल में नहीं जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। हमें पता है कि चाइना और हमारे डिफेंसेस चल रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि 7 स्टेट्स अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ कोविड-19 केसेस। ओके, अब इसके अंदर कोविड से रिलेटेड जो चीज़ चल रही है ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बाद में अगर ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे कि कोविड को ओवरऑल डिस्कशन की बात आएगी कि जिन स्टेट्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे एक्चुअली कम केसेस मिलेंगे, और जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर हैं वहाँ पे केसेस ज़्यादा फैलने का डर है। फिर उसके बाद अवेयरनेस लोगों में कम होती है, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिगर आउट हमें करनी पड़ेंगी। और ये हम लास्ट में ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो जब पूरा कोविड से रिलेटेड पूरा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब उसको ब्रॉडली स्टडी करने का फ़ायदा है। ओके, अच्छा, ओनली ट्यूशन फ़ी कैन बी चार्ज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये देखो, स्कूल्स जो है आर्बिट्रेरीली जो है फ़ीस चार्ज कर रहे थे पेरेंट्स से, और अब ये एक तरीके से रूलिंग आई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सोचने वाली बात ये है कि देखो, स्कूल को भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसकी भी रनिंग कॉस्ट होती है। तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ मतलब पेरेंट्स हैं वही यहाँ पे वल्नरेबल हैं, स्कूल्स भी इक्वली वल्नरेबल हैं। टीचर्स की जो है सैलरी वगैरह उनको देनी होती है, बट स्टिल अभी बोला है कि ओनली ट्यूशन फ़ी कैन बी चार्ज। ओके, तो ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ से जो है ये सर्कुलर इशू किया गया है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। अब ये रीजनल पेजेस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं बड़े गेम के ऊपर। ओके, अच्छा, यहाँ पे भी आपको कुछ भी इतना खास जो है नहीं मिलेगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ये पेज है, पेज नंबर 7। यहाँ पे भी कोई खास यहाँ पे खबर है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन विल मूव टू एडिटोरियल्स। तो हम जो है आज एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। GST रिफॉर्म के ऊपर ये एडिटोरियल है, इसको डिस्कस किया जाएगा, ये डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एनवायरनमेंट इन नेशनल, एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू। ओके, ये जयंती नटराजन जो कि यूपीए गवर्नमेंट में एनवायरनमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने कुछ बातें हाईलाइट की हैं। हम देखेंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे टोटली जो है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे किसी काम की नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी उससे हमें मिलता नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ एयरफोर्स। तो यहाँ पे लास्ट में कुछ सजेशंस हैं कि कैसे CISF जो है उसके पर्सनल की ट्रेनिंग, उसको थोड़ा हमें अब दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक इशू हो गया था। ओके, क्या इशू हो गया था कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर ने DMK की जो MP हैं कानिमोजी, उनको ये कह दिया था कि आपको हिंदी सीखनी चाहिए। ओके, और आपको हिंदी नहीं आती, तो ये उन्होंने ऐसा बोल दिया था, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इंडिया के अंदर हर लैंग्वेज जो है इक्वल है, तो कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। उनकी अपनी तमिल जो है उनकी लैंग्वेज है, वो उसको बोलते हैं। ओके, तो इन्होंने ये कहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है CISF के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको। तो वो सारी बातें इन्होंने सजेस्ट की हैं। ये खुद जो है IG रह चुके हैं CRPF के, इन्होंने जो है ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल जो है ये लिखा है। विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो अब जो है यहाँ पे केरला फाइनेंस मिनिस्टर चेयर्स मीट ऑफ स्टेट्स, इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि GST कंपनसेशन को लेके अब जो है
एक तरीके से स्टेट्स और सेंटर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं, और क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। देन विल कवर दिस वन, रेयर रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन ऑन अर्थ, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा हम जानेंगे। एक्चुअली ये कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस आर्टिकल में इस पूरे न्यूज़ में मेंशन है, और हम एनालाइज भी करेंगे कि कैसे जो है यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहाँ पे आपको यूपीएससी का पास्ट क्वेश्चन भी हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन विल कवर दिस वन, जस्टिस मिश्रा रेफर्स टू 2018 प्रेस मीट बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान नहीं है, 2018 में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जुडिशरी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहाँ पे करप्शन होती है। तो अब ये जस्टिस जो हैं मिश्रा साहब, ये रिटायर हो रहे हैं, और इन्होंने ये कहा है कि वैसी सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो जनता की नज़र में क्या रहता है, जनता की नज़र में क्या जाता है, उससे लोग ये सोचते हैं कि जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो वैसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए इन्होंने कुछ बोला है, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज की क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी के ऊपर सवाल आता है। देखो प्रशांत भूषण जो है उन्होंने कुछ कहा, ठीक है, उस वजह से जुडिशरी एकदम से एक्टिव हो गई थी। अब जब 3 जजेस ने ही जो है जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया, चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज़ किया, तो वो कितना बड़ा इवेंट था। तो ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। अच्छा, लोगों का विश्वास जो है जुडिशरी के ऊपर कम हो जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे, नागा ग्रुप सीक अकॉर्ड रिव्यू, इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर किया जाएगा। देन इंडिया चाइना मस्ट रीच इक्विलिब्रियम, ओके, इसको भी हम थोड़ा कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि क्या हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनकी क्या राय है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हम उनको कोट कर सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने ऐसा कहा था, विच विल बी अ गुड आंसर, मतलब आंसर के अंदर थोड़ी जो है ऑर्गेनिक, जो आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक आंसर बनाता है वो, और क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। ओके, तो वो हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, ये हुआ आपका आज का सेशन। अच्छा, फिर हम जाते हैं वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे यूएस इजरायली डेलीगेशन, यहाँ पे हम मैप करेंगे। देखो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ तो है आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाली न्यूज़ नहीं, मतलब यूएई जो इजराइल का पैक्ट हुआ है, यूएई इजराइल पैक्ट, वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, और वेस्ट एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट पे कहते हैं, वेस्ट एशिया जो है वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विल कवर दैट ऑल्सो। सो ये आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप चलिए बेल्टिक स्टेट्स। अब यहाँ पे भी आपका मैप बेस्ड पूरी कहानी हो गई है, ठीक है ना, मैप यहाँ पे भी हम कवर करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, फिर ये पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। लेबनान और इजराइल वाली जो न्यूज़ है वो तो एक साथ कवर हो जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ लग रहे हैं कंट्रीज। ओके, ये पूरी कहानी आज की रहेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। तो अब हम जो है आज का सेशन जो है शुरू करने वाले हैं। तो गाइस मेरे साथ ट्यून्ड रहिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं। देखिए, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जीडीपी फॉल्स 23.9%, ये आपकी पहली न्यूज़ थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं काम की। अब ये देखो, एक तो ये चीज़ बताया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 1979 और 80 के बाद, सिर्फ तब हुई थी, ठीक है। कितना कॉन्ट्रैक्शन आने की उम्मीद है? 5 to 7% का कॉन्ट्रैक्शन। ये एनुअल कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टर में इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। ये क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे इतना एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो अब आपके हर आंसर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हर आंसर में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इतना कॉन्ट्रैक्शन का हमें उम्मीद थी, तभी तो हम बोलेंगे ना कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, तभी तो रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए सेंटर और स्टेट जो है वो पैसा शेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। जो 1979 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ वो भी कम हुई थी, ओके। उस टाइम पे इंडस्ट्री क्योंकि इतनी होती नहीं थी, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कम हुई थी। लेकिन आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करो तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अच्छा रहा है। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि अगर एग्रीकल्चर भी हमारा खराब जाता तो किस्मत इतनी खराब होती कि हालत बहुत बुरे होते हैं हमारे, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर गए, रूरल एरिया में उनके घर हैं, एग्रीकल्चर से उनको थोड़ी बहुत राहत मिली है। तो प्रेजेंटली एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमारा पॉजिटिव रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखना,
कि ये डिफरेंस है। 79 में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी डाउन गया था, अभी एग्रीकल्चर अप है लेकिन ओवरऑल जीडीपी डाउन जा रही है। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट का। अच्छा, आप देखिए केरल फाइनेंस मिनिस्टर चेयर्स मीट ऑफ, ठीक है ना, ये मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकली हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसको देखते हैं। तो देखिए कि जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला था, एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया था, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप देखो जीएसटी के ऊपर जब डिस्कशन हुआ था, जीएसटी के अंदर बात ऐसी थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी टैक्सिंग पावर जो है वो सेंटर के हाथ में दे दी थी। प्रेजेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी चीज़ पे खुद टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जीएसटी सिर्फ सेंटर की तरफ से लगता है, मतलब जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, उसके अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो है मेन मामला जो है वो सेंटर ही संभालता है। अच्छा, आप देखो उन्होंने अपनी टैक्सिंग पावर दे दी, किस लिए दी, क्योंकि सेंटर ने ये एक तरीके से उनसे प्रॉमिस किया था कि हम जो भी आपके रेवेन्यू में कमी आएगी, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू आपका कम होगा हम आपको कंपनसेट कर देंगे। अब बात ऐसी है, कंपनसेशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की हालत कैसी है, इकोनॉमी की हालत हमारी डाउन है। इकोनॉमी की हालत क्यों डाउन है, क्योंकि कोविड आ गया था, ठीक है ना। कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन, अब उस वजह से सेंटर के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं हमें हमारा पैसा दो। अब आप देखो एक दो तरीके उस टाइम निकाले गए थे कि कंपनसेशन देना होगा ना तो हम सेस फंड के थ्रू दे देंगे, कि सेंटर जो है अलग से सेस लगा देगा, ठीक है, उसके थ्रू जो है पेमेंट की जाएगी। ऐसा जो है एक आइडिया निकला था। अच्छा, अब स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार नहीं है इसके लिए भी, क्योंकि पूरा पैसा तो उनको यहाँ पर दिया नहीं जा रहा, ठीक है। तो सेंटर ने कुछ ऑप्शन रखे हैं उनके पास कि आप ये कर लो। तो पहला ऑप्शन तो उनको ये दिया गया कि आप ना 97,000 करोड़ की बोरोइंग कर लो। स्टेट्स को बोला कि आप 97,000 करोड़ की बोरोइंग कर लो, लोन ले लो। ओके, अच्छा, दूसरा ऑप्शन उनको ये दिया गया कि 2.35 लाख जो आपका शॉर्टेज हो रहा है वो बोरो कर लो, ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर आपको बोरो ही करना है तो उसके ऊपर आपको लोन आप ले रहे हो ना, इसका मतलब बोरो करने का मतलब आप लोन ले रहे हो, उसका मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन थोड़ी ना हुआ, ये तो मतलब लोन फैसिलिटेट कर दिया उन्होंने, कंपनसेशन थोड़ी ना हुआ। इसलिए जो है ये स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें हमारा कंपनसेशन चाहिए। अब देखो प्रेजेंटली सिचुएशन कितनी ख़राब है कि चाइना है, कोरोना है, ओके, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और ये सेंटर के सामने एक डायलेमा है जिसको उन्हें संभालना है, ठीक है ना। सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, तो जैसा मैंने कल डिस्कस किया था, कल क्या डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि पीएमओ आए, स्टेट की मीटिंग ले कि देखो सिचुएशन ख़राब है, परसुएड करे कि बाद में ठीक हो जाएगी, हालात कभी अच्छे भी होते हैं फ्यूचर में, ठीक है ना, तो तब आपका कंपनसेशन एडिक्वेट कंपनसेशन कर देंगे, अभी आप संभालो। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी एक बात सही है बिल्कुल, भाई हेल्थ जो है वो आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, मतलब स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ को ठीक करने की, और कोरोना है वो आपका हेल्थ इशू है, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का ही तो लगा हुआ है संभालने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, अब उनके पास पैसा है भी नहीं। अब इसको संभालना कितना मुश्किल है, ये है यहाँ पे कैच 22 सिचुएशन जिसे बोला जा रहा था कि ना तो पैसा सेंटर के पास है ना पैसा उनके पास है। इसलिए दोनों को साथ मिलके ठंडे दिमाग से सोच के ही अब आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे परसुएशन वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये है चोला एरा का इंस्क्रिप्शन, ये मिला है यहाँ पे, कहाँ मिला है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, आंध्र प्रदेश के। अब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 2016 का आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अग्रहट्टा ये टर्म पूछी गई थी विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द टर्म अग्रहट्टा रेफर्स टू, ये था आपका सवाल, ठीक है जी। मतलब वो वाटर व्हील बोलते थे इरिगेशन के लिए, ठीक है, उसको अग्रहट्टा नाम था। अब सपोज करो मुझे सवाल बनाना हो, मैंने ऐसा ही सवाल बनाया, विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म मार्तुस रेफर्स टू। अब ये मार्तुस क्या है, मार्तुस ही इस पूरी न्यूज़ में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये बोला है कि इंस्क्रिप्शन सीम्स टू थ्रो लाइट ऑन रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट ऑफ 6 मार्तुस, अ मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड गिफ्टेड टू द पर्सन सिद्धामायु। सिद्धामायु करके एक व्यक्ति था, उसको 6 मार्तुस जो कि मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड है, ऐसी इंफॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन में मिली है हमें। ये हमारे लिए काम की चीज़ है। तो जो टर्म है ना मार्तुस, ये आपको ध्यान रखना कि मार्तुस होता क्या है।
अब ये सवाल मैंने बनाया, देखो ठीक है, मैंने सवाल क्या बनाया, रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री, मार्तूज रेफर्स टू, तो अब आप कर दोगे कि मेजरिंग यूनिट है जी ये तो, ठीक है, आराम से इसको कर दोगे, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे आपको जो है आपके डेली प्रैक्टिस करनी होती है और यहाँ से आपको करंट अफेयर्स निकालने होते हैं जो कि आपके सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं जस्टिस मिश्रा जी ने क्या बोला। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 जजेस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, ठीक है, ये 2018 में हुआ था। मतलब जब प्रशांत भूषण ने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, प्रशांत भूषण जी ने ये कहा कि चीफ जस्टिस मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब तो जुडिशरी को एकदम से मतलब गुस्सा आ गया जब उनके 3 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और अपने ही चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया, तब जुडिशरी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मामला एकदम गर्म था, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी कि 3 जजेस आ जाएं अपने ही लीडर के अगेंस्ट, वहाँ पे ज़्यादा डेंट हुआ था जुडिशरी को। ऐसा इन्होंने कहा है कि ये सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए, ओके। तो ये पूरी न्यूज़ थी कि जुडिशरी जो है वो जनता की नज़र में जुडिशरी की एक इमेज है, जस्टिस देती है ना जुडिशरी, अगर विश्वास नहीं रहेगा तो लोग जो है जस्टिस के लिए वेट भी नहीं करेंगे। अब आप देखते हैं, ये कहते हैं कि नागा ग्रुप सीक अकॉर्ड ओके रिव्यू, ठीक है। तो क्या हुआ है, नागा अकॉर्ड के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब नागा अकॉर्ड के साथ क्या बोलते हैं, जिसे एक फ्रेमवर्क साइन किया गया है NSCN-IM के साथ, ठीक है, 2015 में ये साइन हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। अब यहाँ पे मामला कहाँ गरमाया हुआ है, सिचुएशन देखो क्या है, प्रॉब्लम आती है इंटरप्रिटेशन को लेके, ओके, वहाँ पे थोड़ी है गड़बड़। अब एक ग्रुप है नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, उसकी वर्किंग कमेटी ने ये बोला है कि ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है इसको दोबारा रिव्यू करो। किस बेस पे बोला रिव्यू करो, क्योंकि पहली चीज़ तो देखो उन्होंने एलिगेशन ये लगाया था कि जो नागालैंड के प्रेजेंट गवर्नर हैं RN रवि, इन्होंने ये फ्रेमवर्क के अंदर जो चीज़ें लिखी है ना उसको बदला है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बदला है, देखो एक चीज़ होती है कि शेयर्ड सोवरेनिटी, ठीक है ना, शेयर्ड सोवरेनिटी विद इंडिया, एक चीज़ मैं लिखता हूँ विद इंडिया, शेयर्ड सोवरेनिटी विद इंडिया, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ विद इन इंडिया, ओके, विद इंडिया और विद इन इंडिया, ये दोनों शब्द बहुत अलग हैं, इनके मतलब बहुत अलग हैं। कैसे इनके मतलब अलग हैं, आप देखो विद इंडिया करते हो तो इसका मतलब है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, ओके, विद इंडिया करते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आप सेटलमेंट कर रहे हो। विद इन इंडिया करते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मींस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप करते हो। हमने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, जितने भी स्टेट्स थे, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ पे सब जगह जो इंसर्जेंसी थी, सबका सॉल्यूशन फाइंड किया विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। इट मीन्स यहाँ पे भी नागा ग्रुप के साथ जो हमारा सॉल्यूशन आएगा दैट हैज़ टू बी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो शेयर्ड सोवरेनिटी है ये विद इन इंडिया होगी, मीन्स नागालैंड विल नॉट बी अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। वहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है, आप देखो वो डिमांड कर रहे थे नागालिम की, ओके। अब ये नागालिम क्या हुआ, नागालिम के अंदर थोड़ा हिस्सा आ गया अरुणाचल प्रदेश का, थोड़ा मणिपुर का, थोड़ा असम का, थोड़ा मेघालय का, ठीक है ना। तो ये था नागालिम, ग्रेटर नागालिम की जो उन्होंने डिमांड की थी। अब ये पॉसिबल नहीं है, कैसे हम जो है बाकी स्टेट से जो है निकाल के यहाँ पे एक नया स्टेट बना दें। अच्छा, इसके अंदर तो इन्होंने म्यांमार का एरिया भी कवर किया हुआ है, देखो अब म्यांमार के साथ कैसे जो है उनसे लैंड ले लेंगे। तो ये डिमांड कुछ अजीब सी लगती है, ओके, ये पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, वो कहते हैं कि उनको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ग्रेटर नागालैंड जिसका नाम उन्होंने नागालिम एक तरीके से दिया है, वहाँ पे भी मेजर डिफरेंस है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बाकी स्टेट्स बोल पड़ेंगे कि आप हमारा एरिया क्यों निकाल के उनको दे रहे हो। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब अब कुछ अलग से आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पे सोचना पड़ेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है यहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसी हैं, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके ऑफिसर को बोला था कि आप जाके मैटर को हैंडल करें अच्छे से। अच्छा, आप ये देखिए
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया चाइना मस्ट रीच इक्विलिब्रियम। तो ये किस प्रकार के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है? तो देखो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों के दोनों ग्रो करेंगे, ठीक है ना, दोनों की अपनी अपनी कहानी है, ग्रोथ स्टोरीज है, इसलिए दोनों को एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि हमें को एग्जिस्ट करना है, बिना लड़े को एग्जिस्ट करना है। तो ये जो गड़बड़ चल रही है बॉर्डर पे या फिर बाकी जगहों पे, इंडिया की एनसर्कलिंग, कैसे इंडिया की एनसर्कलिंग हो रही है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है ना, ऐसे करके इंडिया को जिसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ओके, ये चल रहा है ना वहाँ पे, चाइना ऐसा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि फिर हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे चाइना को। ये पूरी कहानी है। अच्छा, आप देखिए फिर ये क्या कहते हैं, देखो दो कंट्रीज हैं, सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। सिविलाइजेशनल स्टेट्स होना बहुत बड़ी बात है। दो सोसाइटीज़ हैं, बिलियन लोग हैं दोनों में, दोनों ही पावरफुल हैं, ठीक है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम जो है शांति से बैठे रहें, ठीक है ना। तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर चाइना हमें ज़्यादा पुश करेगा तो फोर्सफुली वी हैव टू मूव टूवर्ड्स यूएस। और यही बात इन्होंने पूछी है, इनसे पूछा गया कि चाइना का इतना अग्रेसिव बिहेवियर है तो क्या हम यूएस के साथ और क्लोज हो जाएंगे, या फिर इन्होंने बोला कि मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ेगा। फिर इन्होंने बोला कि जो क्वाड है, ठीक है, क्या वो और एक तरीके से नया रूप लेगा जिसके अंदर मिलिट्री का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। ये सारी बात पे इन्होंने सवाल इनसे किए गए। तो अब आप देखो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया। इन्होंने दिया कि हम जो है शॉर्ट टर्म इशू के ऊपर क्यों बात करें, इंडिया यूएस टाइज जो है हम शॉर्ट टर्म इश्यूज पे क्यों बात करें। भाई चाइना की प्रॉब्लम, आज डिफरेंसेस हैं, कल हमारे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हम यूएस के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो इंडिया चाइना आज जो है कंपीट कर रहे हैं, आज चाइना के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, ओके। अब एक बात आपको बता दूं, चलो ये तो गलवान इंसिडेंट हो गया इसलिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी थे तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था कि इंडिया एंड चाइना विल compete and cooperate together, ओके, compete and cooperate। अब देखो कोऑपरेशन की बात कहाँ पे आई थी, देखो क्लाइमेट चेंज है, वहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं ना चाइना के साथ, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पे कोऑपरेट कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन तो चल ही रहा है, चाइना भी ट्रेड करना चाहता है, हमें भी ट्रेड अपना बढ़ाना है, तो वो कंपटीशन तो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है। अब देखो फिर इन्होंने ये बताया कि जब दो पावरफुल कंट्री अपनी पावर बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो डिफरेंसेस आते ही आते हैं। तो चाइना को ये सीखना पड़ेगा, इंडिया इज एन एमर्जिंग वर्ल्ड पावर, तो वर्ल्ड पावर हम भी बनने जा रहे हैं एंड चाइना हैज़ टू मेक सम स्पेस फॉर अस। पहले हमेशा ये बात कही जाती थी कि दोनों साथ साथ रहेंगे, ये बोलते थे ना कि एशियन सेंचुरी है ये, ओके, ये एशियन सेंचुरी है, ऐसा बोलते थे ना। तो वो तभी बोलते थे क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों साथ साथ जो है ग्रो करें, ये कहानी थी। लेकिन अब चाइना एक तरीके से हमारे लिए स्पेस नहीं दे रहा, ओके। ये पूरी बात इन्होंने कही है। अब ज़रूरत उसके मजबूर होकर हमें यूएस के ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है कि शॉर्ट टर्म इशू पे नहीं, हमारा तो यूएस के साथ बहुत ही लंबा प्लान है, 100 बिलियन से ऊपर लगभग आसपास का हमारा ट्रेड हो रहा है बायोलेटरल, हमारा टारगेट 500 बिलियन तक उसको लेके जाने का है। इतनी बड़ी सोच है, तो एक छोटे मोटे मुद्दे पे हम, आप ये मत सोचो कि इस पे हम साथ आ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आप बता देता हूँ आपको एक कि गोखले साहब, ठीक है, ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, गोखले, इन्होंने एक बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि इंडिया और यूएस का जो अलायंस है ना, वो इशू बेस्ड अलायंस है, इशू बेस्ड, कि चाइना अगर इशू है तो हम अपना रिलेशन यूएस के साथ अच्छा करेंगे, इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो मिलिट्री कंपोनेंट भी आएगा। अब देखो ज़रूरत तो पड़ेगी, मान लो बॉर्डर के ऊपर जंग हो जाए तो हमें मिलिट्री सपोर्ट तो चाहिए ना। तो ये गोखले साहब जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ये भी रह चुके हैं, इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि इशू बेस्ड रिलेशन ये होगा हमारा, इशू बेस्ड रिलेशन, और उसमें ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री कंपोनेंट आ जाएगा, ओके। ये थी पूरी कहानी। अब आप देखें कि इन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट की, इन्होंने कहा कि यूएस अगर डिफेंस में को हमें कुछ देना चाहता है, मतलब हमारे टाइज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमने अभी बैन लगाया था 101 आइटम्स पे, तो यूएस की कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया है, ठीक है ना।
और हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, आराम से आए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी बोला है, यूएस की कंपनी आए, बहुत उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, हमें ज़रूरत भी है। यहाँ पे आपके अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, इंडिया में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। ये इन्होंने एक फाइनल सजेशन दिया उनको, ठीक है। और ये भी आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो, इंडिया यूएस टाइज के ऊपर सपोज क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम लिख सकते हैं। अब ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि वी विल स्टैंड फर्म विद अलाइज इन द रीजन लाइक इंडिया। कहाँ पे, किस लिए? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोस्टरिंग दे रहे हैं कि हम उनकी इंडिया की मदद करेंगे। अच्छा, दूसरा इशू H1B वीज़ा, ठीक है। H1B वीज़ा का क्या मामला है? जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ से जाते हैं और यूएस के अंदर काम करते हैं, वो H1B वीज़ा पे ही जाते हैं। तो एक यूएस नया सिस्टम लेके आने वाला है, अभी प्रेजेंटली तो इन्होंने बैन कर रखा है इसको, ठीक है ना, टेम्परेरी बैन कर रखा है। और नया सिस्टम क्या करेंगे? मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड कैसे? कि जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएस के अंदर। ये इनका नया प्रपोजल है। अब देखते हैं यूएस कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता है, वो तो अगले जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा। अब यहाँ पे हम मैप बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, बेल्टिक स्टेट सैंक्शन लुकाशेंको, ठीक है। अब ये पूरी कहानी क्या है? देखो, लुकाशेंको ये जो है डिक्टेटर हैं बेलारूस के, ओके, बेलारूस के डिक्टेटर हैं ये। तो इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर गड़बड़ी की है, ठीक है, इलेक्शन को रिग किया है, जिसे बोलते हैं रिग्ड इलेक्शन। अब उसको लेके बाकी बेल्टिक स्टेट्स ने क्या बोला है? पहली बात तो ये हमें जानना है कि बेल्टिक की कहानी कहाँ है। ये है आपका नॉर्थ सी, ठीक है, ये है आपका यूके। ये जो 3 कंट्रीज है ना, आप देख रहे हो, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ओके, इनको दरअसल हम बेल्टिक कंट्रीज बोल देते हैं क्योंकि ये बेल्टिक सी के बिल्कुल बाजू में लगते हैं, ठीक है। ये आपको मैप बेस्ड चीज ध्यान रखनी है। इसके जस्ट नीचे है बेलारूस। अब आप ये देखो, इन कंट्रीज ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शन थोड़े बहुत लगाए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंट चीज आती है आपको ये जानना कि बेलारूस न्यूज में आ गया, तो बेलारूस के साथ साथ उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं वो आपको याद रखना है, जिनका बॉर्डर बेलारूस के साथ लगता है। तो एक तो हो गया पोलैंड, ठीक है, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया। अब ध्यान देना, इस्टोनिया का बॉर्डर बेलारूस के साथ नहीं लगता है, तो वो बेल्टिक कंट्री लेकिन बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है। फिर आपका नीचे है यूक्रेन, यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, और इधर बाजू में है ये पूरा रशिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जो बेलारूस के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं वो हैं। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है, बेलारूस का मामला गर्म है। अब दूसरी चीज़ जो आपको काम की है वो है कि बेलारूस जी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, समुंदर तो कहीं लग ही नहीं रहा है इसको आसपास, तो बेलारूस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ठीक है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब इसका फ़ायदा क्या है? सपोज करो मैं आपसे ये सवाल करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन अप इन बेल्टिक सी। सपोज करो मैंने क्वेश्चन बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ओपन अप इन बेल्टिक सी, और उसके अंदर मैंने दिया आपको ऑप्शन, एक ऑप्शन डाल दिया यूक्रेन, ओके, फिर डाल दिया बेलारूस, फिर डाल दिया आपका स्लोवाकिया, ठीक है, और लिख दिया एक डाल दिया लुथानिया, ठीक है ना, लुथुआनिया। अब आपको ये पता है कि बेलारूस तो आप सीधा ही रूल आउट कर दोगे क्योंकि आपको पता है तो लैंड लॉक्ड है, सी के साथ तो लग ही नहीं सकता। ऐसे आपको ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो ये है क्लोज मैप बेल्टिक सी का, ठीक है, थोड़ा और क्लोज लुक ले लें। और आपको ये याद रखना है, गल्फ ऑफ बोथनिया। कभी कभी ऐसी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान नहीं, नॉर्मल हम जब मैप देखते हैं हम नहीं ध्यान देते। क्वेश्चन आ जाए गल्फ ऑफ बोथनिया कौन से 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड। अब गल्फ ऑफ बोथनिया पता ही नहीं होगा कि वो तो बेल्टिक सी का एक्सटेंशन है, तो हम बाकी पार्ट का आंसर कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये है गेम, इसके अंदर ऐसे आपको कैच करना है, ठीक है। साथ साथ समझते हुए चलो कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम आसान होगी, ठीक है। देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो फिनलैंड के बारे में तो आम जनता को पता होता है, ठीक है ना, वो आराम से उनको बता देंगे फिनलैंड के बाजू में ही होगा क्योंकि गल्फ ऑफ फिनलैंड नाम है, लेकिन बोथनिया नाम। अच्छा, एक और सवाल बन सकता है कि गल्फ ऑफ बोथनिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेल्टिक सी का एक्सटेंशन है, ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे।
सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यूएस इजराइल डेलीगेशन लैंड्स इन अबू धाबी। तो जैसे आपको मालूम होगा, काफी न्यूज में चल रहा है, इजराइल और यूएई का पैक्ट, ओके, ये हुआ आपका पैक्ट, और इसके बाद दोनों के रिलेशन अच्छे हो गए हैं। लेकिन हमें मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे करना है। कैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन? ये देखो आप 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डजंट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी, जो मैंने आपको पूछा था कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी करता है। सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, which one of the following countries of South West Asia doesn't open out to the Mediterranean Sea? ओके, तो जॉर्डन नहीं होता। अब ये एरिया न्यूज में आ गया, तो प्रीलिम्स के लिए आपको इसको पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे समझना पड़ेगा? ये है आपका यूएई, ठीक है, ये है आपका पर्शियन गल्फ के आजू बाजू लगता है, ये है आपका इजराइल। आप देख रहे हो, इजराइल को ध्यान से देखना। फिर मैं आपको इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? तो इजराइल को जब हम देखते हैं, तो आप ये एरिया देखो, जो आपके रेड सी और इजराइल के बीच का गल्फ है एक, ओके, रेड सी और एक तरीके से जो बीच का गल्फ जिसे बोलते हैं, आप देख रहे हो इसको। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं कि कहानी क्या है। देखो, हमें कभी कभी पता नहीं होता, ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, ओके, गल्फ ऑफ अकाबा, इसके साथ इजराइल का बॉर्डर लगता है। अब आप देखो दूसरा गेम, इजराइल एकमात्र ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी में भी लगेगा और रेड सी में भी लगेगा। दूसरा कंट्री आपका इजिप्ट है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, छोटे छोटे कंट्रीज की, कि मेडिटेरेनियन सी में भी इजराइल का है और रेड सी के साथ भी लगता है, और रेड सी का एक्सटेंशन है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे दूसरी चीज। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, गंदा गंदा हो गया, ओके, थोड़ा इसको इरेज करते हैं हम, कि इसके अंदर बाकी कहानी क्या है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। अभी तक हमें यह पता था कि गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर इजराइल लग गया। कभी आपने ये सोचा है जॉर्डन लैंडलॉक्ड कंट्री का सी लगता है, बॉर्डर पे सी पे लगता है उसका बॉर्डर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जॉर्डन भी फंसा हुआ है, ओके, जस्ट बाजू में जॉर्डन का भी यहाँ पे लेना देना है। जॉर्डन इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। अच्छा, अब एक बात होती है, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि बार बार ये न्यूज़ में आएगा, इजराइल यूएई की कहानी रोज आएगी, ठीक है ना। तो प्रीलिम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम करेंगे। अब दूसरी चीज़ आप ये देखो, जितनी बार आप मैप आपके सामने रोज, अगर सपोज करो आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो रोज आपकी आंखों के सामने मैप जाएगा, रोज रिवीजन होगा, रोज अच्छे से तैयारी होगी, ये आप जरूर समझ लो, ठीक है। अलग अलग टाइप से हम मैप को कवर करेंगे। अब जैसे यूएई और इजराइल का नाम आया, तो अब हमें ये भी तो जानना है कि इजराइल के आजू बाजू की कंट्रीज कौन से हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है। ऐसे तैयारी करने का मजा होता है। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब हमारा एडिटोरियल का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो एडिटोरियल्स तो मैंने आपको बोला था कि विल डू दैट इन डिटेल, क्योंकि डिटेल में करने की ज़रूरत है। अच्छा, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ये इकोनॉमी बेस्ड जो है एडिटोरियल आपका आया है, ओके। तो इसको थोड़ा और हम जो है जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन का जो इशू आया है, उसको लेके इन्होंने बोला कि एक नया सिस्टम लेके आओ। बेसिकली कहानी है जीएसटी रिफॉर्म की। ये कह रहे हैं कि जीएसटी को रिफॉर्म करो। अब बात ऐसी है, 2017 में आपका जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। अब मेंस के अंदर कहाँ पे क्वेश्चन आएगा? मेंस के अंदर आपके GS3, ओके, इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे वो। मतलब ऑलरेडी जीएसटी के ऊपर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो जीएस पेपर 2 में। वो मैं आपको कल ला के दिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, वो पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन अभी बाकी है। तो इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछेंगे, बताओ जी जीएसटी कितना इफेक्टिव रहा, अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो बताओ उसके क्या क्या समाधान है, ठीक है ना। तो ये पूरा समाधान की कहानी ये बताएंगे। अब जीएसटी के अंदर डिफेक्ट क्या हो रहा है भाई? इतनी बार उसका रेट रिवाइज हुए हैं, रेट ऑफ जो टैक्स रेट है वो कि बहुत बार रिवाइज हुए हैं। आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि ये बदल दिया, कभी इतना % लग रहा था, फिर इतने % हो गया, ठीक है। मतलब मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, तो कैफ़े के अंदर कॉफ़ी के ऊपर आज जो जीएसटी लग रहा है वो 5% के आसपास है, 2.5% स्टेट का, 2.5% उसका। लेकिन मैंने एक टाइम पे उसके ऊपर 18% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे किया है मैंने, टैक्स, ठीक है ना। अब आप ये देखो,
वो फ्लक्चुएट होता रहा, पहले इतना किया फिर छोड़ा और कम कर दिया। अब टैक्स रेट स्टेबल नहीं रहा, सबसे बड़ी बात। जीएसटी आया इसलिए ताकि रिफॉर्म का मतलब क्या था कि सिंगल टैक्स रहेगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, फॉर्म आप आराम से फाइल करोगे, बिजनेस आप आराम से कर सकोगे। ठीक है, दूसरी कहानी आप देख लो, इसको बोला जा रहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ना बहुत बढ़िया एक ये एग्जाम्पल है, ये कहानी बोली जा रही थी। बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी बोल रहे थे कि जीएसटी से अच्छी कोई चीज़ नहीं। क्यों अच्छी चीज़ नहीं? क्योंकि जीएसटी काउंसिल बनाई इन्होंने एक, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो डिसीजन लेती है, सारे काम करती है। ठीक है, उम्मीद थी कोऑपरेशन अच्छा होगा। प्रेजेंट सिनेरियो देखो आप, प्रेजेंट तो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तरीके से खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनसेशन का इशू है। ठीक है ना, कंपनसेशन की कहानी, कंपनसेशन का इशू क्यों आया? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इतना कंपनसेट कर देंगे अगर आपका कुछ लॉस होता है तो, बट प्रेजेंटली ऐसा नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? कोविड आ गया, पैसा है नहीं, कहाँ से देंगे? मजबूरी सेंटर की भी है। आपकी देखो बॉर्डर ऊपर चाइना खड़ा है, उसके साथ भी लड़ना है, हथियार भी चाहिए। ठीक है ना, प्रायोरिटी भाई देखो ना, प्रायोरिटाइज किसको करोगे आप? वो सारी अब कश्मकश चल रही है। अब दूसरी चीज़ ये बोलते हैं, जो इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। ठीक है, पहली बात देखो, जब जीएसटी आया तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना राइट टू कलेक्ट सेल्स टैक्स और बाकी टैक्स वो छोड़ दिया। ठीक है ना, वो सेंटर को दे दिया था एक तरीके से, तब भी जीएसटी लगा, अदरवाइज फिर मतलब क्या रह गया अगर हर स्टेट अपना अपना टैक्स लगाएगा तो। ठीक है, आइडिया क्या था कि जीएसटी पूरे नेशन के अंदर एक सिंगल टैक्स लेके आएगा, लीक प्रूफ टैक्स कंप्लायंस होगा कि लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे, इनएफिशिएंसी को हटा दिया जाएगा। इनएफिशिएंसी, कास्केडिंग ऑफ टैक्स, जिसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, कास्केडिंग ऑफ टैक्स की समस्या यहाँ। अब कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो मैंने पहले यहाँ से गेहूं खरीदा, ठीक है, गेहूं के ऊपर टैक्स लिया मैंने 2 रुपया, उसके बाद उस गेहूं का बनाया आटा, ठीक है, फिर आटा बना तो आटे के ऊपर फिर मैंने 2 रुपये टैक्स दे दिया। तो यहाँ पे इस टैक्स के ऊपर ये टैक्स लगेगा, क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में होता है ना, ये तो कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। अब आटे के बाद मैंने बना दी उसकी ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये टैक्स और दे दिया। तो हर स्टेप पे मैं तो टैक्स के ऊपर टैक्स देता जा रहा हूँ। मामला तो सिर्फ गेहूं का था। ठीक है, ये थी स्टोरी। तो ये उसको बोलते हैं कैस्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है ना, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता जा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। अच्छा, आटे के ऊपर फिर हमने ब्रेड बनाई, ब्रेड का बना दिया बर्गर, बर्गर के ऊपर सर्विस चार्ज अलग से लगेगा, वो भी परसेंटेज टर्म्स में होगा। तो देखो हर स्टेप पे मैंने टैक्स 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 दिया। जीएसटी आने से ये चीज़ होगी रिफॉर्म। ओके, ये थी जीएसटी की सक्सेस स्टोरी। अब देखो क्या था, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है। आइडियामेंट कैसे हुआ? कंसेंसस बिल्ड किया गया, सेंटर और स्टेट सबको राजी करना जरूरी था, अदरवाइज मामला आगे ना बढ़ता। कौन स्टेट अपनी पावर, टैक्स लगाने की पावर अपने हाथ से छोड़ेगा? अभी आप देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल नहीं रहे थे कि देखो शराब की एकदम जब लॉकडाउन लगा था कि एक तरीके से लिकर जो है अलाउ करो। लिकर क्यों अलाउ करो? क्योंकि स्टेट के पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था। अभी प्रेजेंटली क्या है, रेवेन्यू जो है लिकर पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगा सकता है, स्टेट के पास पावर ही नहीं है टैक्स लगाने की। अच्छा, अब देखो आगे कि ये पूरी कहानी चल रही थी, कंसेंसस बिल्डअप हुआ, फिर ये कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन कैसे हुई कि देखो ठीक है, आप अपनी टैक्स लगाने की पावर हमें दे दो, छोड़ दो, अगर टैक्स में कोई कमी आएगी, अगर कोई शॉर्टफॉल होगा आपके रेवेन्यू में, तो हम जो है 5 साल तक उसको कंपनसेट कर देंगे। अब ये बात है 2017 के अंदर आपका जीएसटी आ गया, अब 5 साल देखो 2022 तक होते हैं, तो 2022 तक जो है कंपनसेट तो करना है अगर कमी होती है तो। लेकिन अब तो कहाँ से देगा सेंटर, उसकी भी तिजोरी खाली हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो जीएसटी कंपनसेशन जो है वो 5 साल तक देने की बात कही थी। कहाँ से देने की बात कही थी? उसके अंदर एक चीज़ थी, ये कह रहे थे कि स्पेशल सेस लगा दो। अब प्रेजेंटली आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कितनी बड़ी दुविधा है, उनको इकोनॉमी को पुश करवाना है। अब इकोनॉमी को जब पुश करवाना होता है तब आप टैक्स जो है वो नहीं लगाते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पैसे भी मांग रहे हैं, इसलिए मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। इसलिए अब जो है प्यार से बात समझाने की ज़रूरत है और वहाँ पे पीएमओ मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। पहली बात तो उनको ये करना होगा कि स्टेट्स को डराए ना, ठीक है ना, वो डर दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अब आप देखें, एक और इन्होंने बोला
कि एज द इकोनॉमी बैटल्स अ पैंडेमिक एंड रिसेशन द टैक्स कलेक्शन हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी चीज, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा, मैंने आपको बताया, कोरोना, ओके, हेल्थ, कोरोना हेल्थ, और हेल्थ क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, तो आपका हेल्थ पड़ता है स्टेट लिस्ट में, मतलब स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता किसके सामने जाएगी, आज वो इलेक्शन हो जाए सपोज करो हरियाणा के अंदर, और इन्होंने कोरोना को अच्छे से नहीं संभाला, तो सरकार बदल जाएगी। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अब आप देखो कि ये भी यही बोल रहे हैं कि ओनस इज ऑन सेंटर, यहाँ पे सेंटर ही कुछ कर सकती है, क्योंकि एक बात है, सेंटर क्यों कुछ कर सकती है, सेंटर के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। कितने ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, जैसे सोवरन बॉन्ड, स्टेट का कोई सोवरन बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे सेंटर कर सकती है सिर्फ सोवरन बॉन्ड से, सेंटर तो कहीं से भी बोरो कर ले, ठीक है। फिर आप देखिए कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके थ्रू भी पैसा आ सकता है। फिर और कहाँ से आ सकता है कि जो रेट्स की बात होती है, जब बोरो करने के रेट्स की जब बात होती है, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। पावर इन द सेंस, सेंटर तो बोरो करेगी 25,000 करोड़, स्टेट बोरो करेगा सपोज हरियाणा जैसा या पंजाब जैसा तो करेगा 5,000 करोड़। तो जब आप ये कहते हो ना कि मुझे 25,000 करोड़ लेने हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, तो सामने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो शायद 5,000 करोड़ के लिए ना करे, इसलिए सेंटर के पास ज़्यादा बैंडविड्थ होती है नेगोशिएट करने की, और यही ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट पब्लिक सेक्टर बोरोइंग्स इट डजेंट मैटर फॉर द डेट मार्केट नॉर द रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, ये कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट लोन ले रहा है या सेंटर लोन ले रहा है, तो सेंटर लोन ले ले, मार्केट से बोरो कर ले और फिर वो स्टेट को दे दे, ये इन्होंने सजेस्ट किया है। बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है, इतने सारे स्टेट्स को पैसा देना है, ठीक है, 2,30,000 करोड़ के आसपास देने हैं कुछ। अब हर स्टेट अलग अलग जाके बैंक की लाइन में खड़ा हो, ठीक है, बोले कि किसी का 5,000 करोड़ है, किसी का 4,000 करोड़ है, ऐसे करके, है ना, इसकी बजाय सेंटर ही पूरा ले लेना जाके और लाके इनको बांट दे। बात सही नहीं है, ये पूरा इन्होंने सजेस्ट किया है। अच्छा, अब आप देखो कि ये बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज इन अ नेचर ऑफ रिपीटेड गेम बिटवीन टू एंटिटीज। भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो बोल रहे हो ना आप, वो रिपीटेड गेम होता है। रिपीटेड इन द सेंस कि सिर्फ एक बार करके बात नहीं बनेगी, हर जगह आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ओके, ये इन्होंने सजेस्ट किया है। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, स्ट्रीमिंग हो रही है, स्ट्रीमिंग हो रही है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज आप बताइए। ओके, थोड़ा डिसरप्शन हो गया था, टेक्निकल एरर। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। तो ये कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो रिपीटेड गेम होता है बिटवीन टू एंटिटीज। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार आपने अच्छे से बिहेव कर दिया तो आप ठीक हो गए, नहीं, हमेशा आपका बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कौटिल्य को भी कोट कर दिया, देखो, कौटिल्य टू वुड हैव एडवाइज्ड द सोवरन अगेंस्ट रेनेगेजिंग ऑन द प्रोमिस्ड बेल आउट। मतलब आपने जब प्रॉमिस किया है कि आप कंपनसेट करोगे तो आप कंपनसेट करो, क्योंकि कौटिल्य भी यही करता। कभी प्रॉमिस जब हम तोड़ते हैं तो ट्रस्ट खो जाता है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज सेंटर अपना एक तरीके से विश्वास खो देता है, स्टेट उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो यूनाइटेडली हमें फाइट करना है कोरोना के साथ, चाइना के साथ, कैसे हम फाइट कर पाएंगे? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तो सेंटर अपना कंपनसेट कर दे। फिर इन्होंने कुछ मॉडल सजेस्ट किया है, तो एक ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन देने होते हैं ना प्रॉब्लम के, तो यू हैव टू फाइंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आप ये नहीं बोल सकते, रैंडमली हम आंसर नहीं दे सकते कि टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि वी हैव टू पुश आवर इकोनॉमी, वी हैव टू पुश आवर इकोनॉमी, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द रैशनल सॉल्यूशन।
तो अभी इकोनॉमी डाउन है और आप कह दो कि टैक्स बढ़ा दो, तो कैसे इकोनॉमी पुश होएगी आपकी? ठीक है ना, अपने आप सोचो। अब उस सिचुएशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कैसे? वो कहते हैं उन गुड्स पे टैक्स लगाने दो स्टेट गवर्नमेंट को जो सिन टैक्स कहलाए जाते हैं। सिन टैक्स मतलब बुरी गंदी चीज़ों पे। गंदी चीज़ें कैसी? अल्कोहल, टोबैको, ये हैं गंदी चीज़ें। इसके ऊपर जो है स्टेट के पास पावर दे दो कि इन मामलों पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सके। बिल्कुल बढ़िया सॉल्यूशन है। बाकी चीज़ों पे सेंट्रल टैक्स लगा ले, इन चीज़ों पे टैक्स लगा ले, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी बहुत स्टेट को पावर दे दो, ये दे सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना हम। और वैसे भी आपका जीएसटी ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है भाई, जो हम कंज्यूम करेंगे उसी के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो अगर कोई चीज़ हरियाणा में कंज्यूम की जा रही है तो हरियाणा के पास ये थोड़ा बहुत राइट होना चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी सिगरेट की जो है पैकेट बिक रहे हैं या शराब की बोतलें बिक रही हैं या और भी चीज़ें जो बिक रही हैं उसके ऊपर हरियाणा टैक्स लगा लें, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। ओके, ये इन्होंने एक तरीके से सजेस्ट किया कि आप जो सिन टैक्स की बात करते हो या जो सेस की बात करते हो, थोड़ा बहुत पावर आप दे दो, स्टेट अपने आप देख लेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि सिंगल रेट ऑफ जीएसटी, जो टैक्स है सिंगल रेट होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ पे 3 रेट चलते हैं, ठीक है। 3 रेट कौन से हैं? एक तो लगेगा 5%, किसी चीज़ पे 5% टैक्स है, किसी चीज़ पे दूसरा लगता है 12%, फिर है आपका 18%, ठीक है ना। अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आपने बात किया था कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब होता है एक टैक्स एक रेट, और जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वहाँ पे 12% लगता है एक, उस पर कॉन्स्टेंट है उधर। मतलब उधर जैसे इन्होंने बोला कि 10% है और वो कांस्टेंट है, हर चीज़ पे 10% है। वो इंडिया भी ऐसा कर ले, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इनके ऊपर 12% लगा ले, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो ये अच्छा सजेशन हो सकता है। फिर सिन गुड्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया भाई, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे दो। सिन गुड्स गंदी चीज़ें, लिकर, टोबैको, पोल्यूटिंग गुड्स, ठीक है ना। अब पोल्यूटिंग गुड्स, अब उसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा ले, कोई बुराई नहीं है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अपने आंसर को लिखोगे कैसे? सपोज जीएसटी रिफॉर्म पे सवाल आ गया कि आपको सजेस्ट करना है बढ़िया चीज़ें, क्या क्या करोगे? सीधा आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया मॉडल। ऑस्ट्रेलिया मॉडल ऑफ जीएसटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, सारी कहानी उसमें आ जाएगी। आंसर भी खुश हो जाए, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये कितना इंफॉर्मेटिव आदमी है, कि ही नोज अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया। द पर्सन, मतलब उसको इतना आइडिया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जीएसटी है, बहुतों को तो भी पता लगेगा। ओके, ये इंडिया में इम्प्लीमेंट कर लो, ऐसे कैसे रेप्लिकेट कर लो, ये आप कर सकते हो। ये सजेशन सुनने में, देखने में अच्छा भी लगता है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि किसी और जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये सजेशन बनता है और इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेट। इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्यों मैंने बोला? ये आपकी जवाब इंटेलेक्चुअल, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन देख लो, उसके ऊपर एक चीज़ बोली जाती है कि वी आर लुकिंग फॉर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। ओके, हम नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते ही नहीं है, तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। अब ये तो यार सड़क पे चलते हर आदमी को पता है कि रेट कम करो, हर व्यापारी चिल्ला रहा है कि रेट कम करो जीएसटी का, लेकिन इंटेलेक्चुअल तो नहीं हुआ ना। हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन, सो यू हैव टू मेंशन दैट ऑस्ट्रेलिया मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड। ओके, ये होना चाहिए आपकी। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, फिर एक बात आई थी कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या था? ये इन्होंने ये सोचा था कि हम ऐसा टैक्स रेट फाइंड करेंगे जिससे जो है जितना जीएसटी लगने से पहले टैक्स कलेक्शन हो रहा था, जीएसटी लगने के बाद भी उतना ही टैक्स कलेक्शन होगा, मतलब किसी को नुकसान नहीं होगा। अब ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को कौन फाइंड करे? ठीक है, अच्छा आप देखो, लॉन्ग टर्म की तो ये चीज़ हो नहीं सकती। ओके, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न तो चेंज होता रहेगा। किस किस चीज़ पे जो है आप लगाओगे? आज इतनी जनता हेल्थ कॉन्शियस हो गई है तो वो गंदी चीज़ें खाना बंद कर देगी, बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ा ये बंद कर देगी। तो फिर क्या करोगे? फिर आप रेट लगा हुआ है, अब जनता ने तो कुछ और खाना शुरू कर दिया, स्प्राउट्स खाने शुरू कर दिए, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। अच्छा, जिम नहीं जा रहे लोग, पहले जिम के ऊपर अलग से जो है लगता था टैक्स, अब जिम नहीं जा रही जनता, तो एक तरीके से उनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया ना। तो कैसे आप एक सिंगल रेट डिसाइड कर सकते हो? ये तो पहले से ही ऑब्सोलीट था, मतलब ये आइडिया ही अच्छा नहीं था। ये इन्होंने बोला है कि ठीक है, कमिटमेंट रहनी चाहिए,
लो और स्टेबल रेट लेके आओ, लो लेके आओ, कम करो और स्टेबल रखो, बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल लगा दो, मामला निबट जाएगा। मतलब ये आपका रेवेन्यू न्यूट्रल जो है ना आइडिया, ये भी अच्छा नहीं है। ऐसा ये सजेस्ट ही कर रहे थे और ये आपके आंसर में लग सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है, ये तो बहुत ही एक तरीके से आप देखो क्रिटिकल स्टेप बता दिया इन्होंने, ये है इनोवेशन। इन्होंने बोला कि 3 टियर होते हैं हमारे यहाँ पे, यूनियन आ गया, स्टेट आ गया और लोकल बॉडीज आ गया। ठीक है, अब आप कोई मर्जी सरकारी रिपोर्ट उठा के देख लो, वो ये कहेगी लोकल बॉडीज़ के पास रेवेन्यू नहीं होता। ओके, मतलब इनकी हालत हमेशा ख़राब रहती है, पैसा नहीं होता इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा देती ही नहीं है, ये ऐसा ये बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जीएसटी का 12% जो रेट लग रहा है, उसके ऊपर जो 10% है वो तो यूनियन और स्टेट में बांट लो, जो 2% बचा वो दे दो आप लोकल बॉडीज़ के पास। कितना बढ़िया सजेशन है और कितना इनोवेशन वाला और अलग सजेशन है, तुम लिख सकते हो। देखो ना कि 28 साल हो गए ये अभी तक चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सेकंड एआरसी क्या कहती है पता ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2008 में, सेकंड एआरसी जो हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर अच्छे अच्छे सजेशन है। उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो लोकल बॉडीज़ है उनके पास ना तो फंड्स होते हैं, ना फंक्शनरीज होते हैं, ना फंक्शन दिए जाते हैं उनको। भाई पैसे नहीं होंगे तो सैलरी कैसे देंगे, तो फंक्शनरी तो वैसे नहीं आ सकते, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने भी यही सजेशन दिया कि 12% जीएसटी रेट लगाओ हर चीज़ के ऊपर, 10% तो बांट दो स्टेट और सेंटर में, 2% लगा दो आपको रूरल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ताकि मामला अच्छा हो जाए। अच्छा, प्रेजेंट सिनेरियो देखियो, कोरोना के अंदर आपके जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, सबसे ज़्यादा वो फाइट कर रही है। मतलब शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो मेजर यहाँ पे फ्रंट लाइन में वो लड़ रही है कोरोना से, तो इट मीन्स उनको पैसे की सही में ज़रूरत है। आज तो प्रेजेंट कोरोना क्राइसिस देखो, वो भी आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जीएसटी आया ही सिंप्लीफिकेशन के लिए था, हमने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। हम चाहें सरकार की विल हो तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है, तो बहुत बैलेंस बनाओ, आराम से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करो और जीएसटी को एक तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट करो, ये है। और वहाँ इन्होंने बोला कि जीएसटी को रिफॉर्म कर दो, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बदल दो। अब हम चलते हैं अगले एडिटोरियल के ऊपर, और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है कांग्रेस की मिनिस्टर रह चुकी हैं जयंती नटराजन, तो थोड़ी बहुत इनकी पॉलिटिकल टोन भी रहेगी। पॉलिटिकल टोन आपको अपने आंसर में नहीं दिखानी, कहीं पे भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये आपकी आइडियोलॉजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए अब हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर क्या क्या से अच्छा सा मसाला निकाल सकते हैं। तो एक ये है कि इन्होंने कहा है कि देखो एनवायरमेंटल रूल्स जो भी आए हैं उसको डिसमेंटल करना बंद करो। फिर इन्होंने भी यही बात बोली कि एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसको आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए। एनवायरनमेंट से यार हर पार्टी का आदमी जो है बीमार पड़ेगा ना, पोल्यूशन होगा तो सबको बराबर नुकसान पहुंचाएगा, बात इनकी सही है। तो हमें जो है पॉलिटिकल जो भी हमारे डिफरेंसेस है उससे ऊपर उठ के बात करने की ज़रूरत है, और साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को ना वेपनाइज नहीं करना चाहिए। मतलब वो अनप्रोडक्टिव होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है। वेपनाइज का मतलब क्या है कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और आपकी खुद की सरकार जब थी तब आपने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, कमियां दोनों में रही हैं ना, तो दोनों को बराबर जो है आपको देखना चाहिए, और ये भी इन्होंने बताया। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर प्लस मेंस, प्रीलिम्स के अंदर तो ये रिपोर्ट कौन इशू करता है वो जानना ज़रूरी है, मेंस के अंदर इस डाटा को आप जो है लिखोगे कैसे। आप देखो इंडिया की रैंकिंग बताइए, इंडिया बीन रैंक्ड एट 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये कौन इशू करता है, ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आपकी जो है रिपोर्ट बनाई जाती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यूएस की 2 यूनिवर्सिटीज़ येल और कोलंबिया इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूरोपियन कमीशन। ओके, ये आप नाम याद रख लो, अलग से आपके नोट्स में ये होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट, ऊपर से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हुए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया की रैंकिंग देखो 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इतना खराब हमारा परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस देखो,
कैसे मतलब आगे बढ़ने की बात, ये तो आपको सबको पता ही है कि जब पोल्यूटेड कंट्रीज़ की मतलब पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट आई थी तो उसके अंदर हमारे अच्छे खासे सिटीज़ थे, बहुत सारे सिटीज़ थे ना टॉप 20 के अंदर भी। दुनिया के सबसे ज़्यादा गंदे और पॉल्यूशन वाले जो सिटीज़ की लिस्ट आई थी उसमें इंडियन सिटीज़ अच्छे खासे थे, ये पता है ना आपको। तो इसीलिए आप देखो रैंकिंग 177 है। अच्छा, तो बात है फिर इन्होंने बताया कि हमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में देखो बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये डिबेट ही ऐसी है। आपको डेवलपमेंट क्यों चाहिए सर? डेवलपमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि नौकरियां देनी है, एम्प्लॉयमेंट। ओके, इतना यूथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड आप हर बार कहते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर इस यूथ को नौकरियां नहीं मिली तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप याद रख लो, अलग से नोट कर लो कि डेमोग्राफिक जो हम बोलते हैं डिविडेंड, दैट माइट कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। क्यों? अगर यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो। कितना ज़्यादा यूथ है, यंगेस्ट कंट्री, और नौकरियां नहीं, यूथ करेगा क्या? ये समस्या है। अनरेस्ट बढ़ जाएगा देश के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ है ये। ओके, इसीलिए थोड़ी तो हमें समझना पड़ेगा और इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी जरूरी, एनवायरनमेंट भी जरूरी। ठीक है, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। फिर आप देखिए हमारे यहाँ पे इन्होंने पहले बताया कि कैसे जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्टेप लिए गए थे। तो पहले तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी होती थी जो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखती थी। तो मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी वगैरह सब हटा दी, उन्होंने बाकी भी रिफॉर्म की। उन्होंने कहा सिंगल आदमी जल्दी जल्दी डिसीजन ले। पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है कि 5 आदमी 10 आदमी आएँ, वो एक साथ आके बैठें। भाई एक साथ एक आदमी कहीं गया हुआ, मीटिंग कब होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा फटाफट डिसीजन लेते चलो और मामला आगे बढ़ाओ। फिर एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल भी बना था। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये स्पेशल मॉनिटरिंग सेल आजकल फंक्शनल है कि नहीं। ओके, तो ये तो इन्होंने बोला। फिर ये कहती हैं कि देखो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट सबसे ज़्यादा जो जिसके ऊपर शोर मचा हुआ है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, आपको पता है ना इसके ऊपर ड्राफ्ट आया था, हर रोज़ जो है न्यूज़ में आ रहा था। ये इसके नए रूल्स आए हैं कैसे हमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, उसका ड्राफ्ट था। तो फिर इन्होंने बोला कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डाइल्यूशन तो है, हमारी सरकार ने किया है, बहुत डाइल्यूट उसको कर दिया था। ठीक है, पहली चीज़ क्या डाइल्यूट की थी कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, भाई फैक्ट्री लगाओ और बाद में ले लो परमिशन। ठीक है, एक तो उसमें ये क्लॉज था पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। तो ये मैडम ये सजेस्ट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात है इन्होंने क्या समझाया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तक तो चल रही थी थोड़ी पॉलिटिकल, ये आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। कैसे? इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। इन्होंने कहा कि देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, कि जो हमारे एनवायरमेंटल लॉज है ना उनके अंदर भी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम बताई इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए अगेंस्ट अगर हमें काम करना हो, भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकना है, उसके लिए तो एनवायरमेंटल लॉज में कुछ ना कुछ प्रोविजन मिलेगा। लेकिन अगर स्टबल बर्निंग की बात आती है, वहां पे स्टबल बर्निंग को लेके कोई प्रोविजन नहीं है आपके एनवायरमेंटल लॉ में। ठीक है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, है ना, उसके अंदर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए तो सोल्यूशन है, उसके लिए पेनल्टी वगैरह सब कुछ मेंशन होगा, लेकिन स्टबल बर्निंग के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। फिर वेहिकुलर पोल्यूशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, भाई गाड़ियां वो भी तो धुआं कर रही हैं, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा तो हमें लॉज को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो आप अपने आंसर में भी ये चीज लिखेंगे कि एनवायरमेंटल लॉज शुड ऑल्सो बी रिफॉर्म्ड। ठीक है ना, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखना सजेशन के अंदर। देखो आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, चाहे आपके क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि ना पूछा जाए कि आप इसका सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, यू हैव टू गिव द सोल्यूशन, क्योंकि आपकी भर्ती इसीलिए हो रही है कि आप सोल्यूशन दोगे, आपका रिक्रूटमेंट इसलिए हो रहा है कि आप सोल्यूशन दोगे चीज़ों का। ओके, अदरवाइज वो कहीं से भी, और मतलब IIM है हमारे पास, वहाँ से मैनेजर उठा के उनको भी जो है डायरेक्टली नौकरी दे सकते हैं। वो इतना बड़ा एग्जाम क्यों कंडक्ट कराएं, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ अलग हो, जो चीज़ों को समझते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें करनी ज़रूरी है। फिर इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का इन्होंने हवाला दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कि देखो फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता था। ठीक है ना, ये इन्होंने बताया भी है, फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में था।
42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। अब कंकरेंट लिस्ट में जब चीज आती है तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। अब बात ऐसी है, स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए थोड़े रिलक्टेंट होते हैं। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ये तो आपका यूनियन का कानून है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करती, कहती है यार हमारे पास अपने रूल्स हैं, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स हेजिटेट टू फुल्ली इंप्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये भी पॉइंट आपको मिल गया आपके आंसर में कि कोई सवाल करे कि इस देश के अंदर डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, तो उसका एक तो चीज़ आप ये लिखोगे, देखो सारे वो कहानी लिखेंगे कि इंडस्ट्री हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड के लिए ज़मीन चाहिए इसलिए हम पेड़ काट रहे हैं, ऐसे सब लोग लिखेंगे, सब बच्चा लिखेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये ना लिखे। लेकिन आप जब ये लिख दोगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हेजिटेट टू फुल्ली इंप्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट, अलग से पॉइंट हो गया, इसको भी अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। नोट्स के अंदर ऐसे नोट्स बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ करना है वो आना चाहिए आपको। इसलिए बोला जाता है कि यूपीएससी की जब तैयारी करो तो सबसे पहले सिलेबस देखो, तो सिलेबस के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप आर्टिकल पढ़ो और जोन सा जहाँ जहाँ फिट होता है उसको वहाँ चिपकाते चलो, ऐसे नोट्स बनाओ आप, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर फोकस ऑन डिफॉरेस्टेशन का तो इन्होंने बोला। अब देखो डिफॉरेस्टेशन की बात ऐसी है, हमें माइनिंग भी करनी है, इंडस्ट्री भी लगानी है, ठीक है ना, लेकिन ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए, वो रूल्स और रेगुलेशन तो यहाँ पे फॉलो होने ही होने चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने बताया कि ठीक है पॉपुलेशन प्रेशर भी बढ़ रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। फिर टिम्बर का यूज हाउस होल्ड में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत बढ़ गया है, जितने घर बनेंगे उतने दरवाजे तो लगेंगे, खिड़कियां भी लगेंगी, तो ऑब्वियस है, तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से डिमांड तो देखो बढ़ने ही बढ़ने वाली है। ओके, तो इसको थोड़ा हमें ज़रूर रोकना पड़ेगा, थोड़ा अपने कंजम्पशन को सुधारना पड़ेगा, इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। ओके, ये जो है थोड़ा एंगल हमें समझना है। अच्छा, आप ये देखो माइनिंग और इंडस्ट्री ये तो है रेगुलेटेड, माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए तो कानून अलग से बना हुआ है। व्हाट अबाउट दिस यूज ऑफ टिम्बर फॉर हाउस होल्ड, कोई रेगुलेशन है? आज मेरे को सपोज अपना घर बनाना है, मेरे के ऊपर कोई रेगुलेशन है ही नहीं, जितने दरवाजे लगाऊं मैं, चाहे दीवारें लकड़ियों की बनवा दूं। ये मैडम सजेस्ट कर रही है कि इवन दैट शुड बी रेगुलेटेड। आइडिया कितना अच्छा है देखो, कि माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए फॉरेस्ट अगर आप काटते हो तो उसको तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो। व्हाट अबाउट अदर यूज ऑफ टिम्बर, हाउस होल्ड, वहां पे भी थोड़ा हमें सोचना है। ओके, अच्छा, फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि निर्मल गंगा अविरल गंगा का जो आइडिया है, ठीक है, हम पोल्यूशन रोक देंगे, डोमेस्टिक सीवरेज का वेस्ट जो है वो गंगा में नहीं पड़ेगा, गंगा निर्मल हो जाएगी। निर्मल का मतलब है साफ, अविरल मतलब है जो बिना रुके चले। अविरल, अविरल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इतना पानी उसके अंदर चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्लो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अब क्या होता है कि इतने सारे डैम बन जाते हैं, उसका जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, दिस इज एन आइडिया, ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं इन्होंने बताई थी कि आपको इंटेलिजेंस भी अच्छी करनी पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस भी, कानून तो हमारे पास बहुत सारे हैं। इंडियंस आर गुड एट मेकिंग लॉज, वी आर वेरी गुड एट मेकिंग लॉज, वी एड्रेस ईच एंड एवरी इशू इन आर लॉ। आप किसी मर्जी कानून को उठा लो, हर चीज़ एड्रेस्ड होती है उसके अंदर, बट वी आर पुअर एट इम्प्लीमेंटेशन। कानून बनाते बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भी हमें ये करना है, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करना है। ऑल गवर्नमेंट्स, ऑल सिटीजन, सबको साथ आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी, एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर, तब जाके हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो पाएगा। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग में हमने एडिटोरियल छोटा सा डिस्कस कर लिया था, इसको फिर थोड़ा बता देता हूँ आपको कि आईजी साहब ने कुछ सजेशन दिया है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवा दो आप CISF वालों की। किसमें ट्रेनिंग कराओ उनको? एक तो जो टूरिस्ट आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो पहले एक आइडिया था कि उनको फ्रेंच में ट्रेनिंग दी जाएगी, इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच और एक लैंग्वेज और थी शायद जर्मन, इन तीनों के अंदर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बात सही है, अब जो है टाइम आगे आया है कि उनकी करिकुलम में ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएँ। साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और सजेस्ट की है, इन्होंने कहा है कि असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है ना, असिस्टेंट कमांडेंट और डेप्यूटी कमांडेंट वो रेगुलरली विजिट करते रहें एयरपोर्ट्स वगैरह पे,
ताकि सिचुएशन मेंटेन रहे। कुछ गड़बड़ होती भी है तो इमीडिएटली एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, वो जाके मामले को संभाल लेगा। ये इन्होंने सजेस्ट किया है। तो वैसे वेरी अनलाइकली द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, वेरी अनलाइकली। हाँ, एक हो सकता है कि एथिक्स के अंदर केस स्टडी आ जाए, एथिक्स केस स्टडी, ओके, वो हाँ आपसे पूछ लें कि यू आर मतलब वर्किंग एज अ असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF, तो आपको पता लगा कि आपके एक सबॉर्डिनेट ने, एक किसी इंस्पेक्टर ने किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ जो है ऐसे बोल दिया उनको कि आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश ऐसे करके कुछ बोल दिया, तो हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन। ओके, दिस केस स्टडी कैन बी आस्क्ड एथिक्स के अंदर, GS पेपर 4 के अंदर। तो वहाँ आपका रिस्पॉन्स ऐसा रहना चाहिए कि देखो इसको अलग अलग स्टेप्स में आप करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली आप मामले को ना वहाँ पे ठंडा करने की कोशिश करोगे, फिर जिसकी गलती है उसको बोलोगे भाई ऐसा नहीं करना। ये तो आपका हो गया, उस मूवमेंट को आपने कैसे संभाला। दूसरा, आप जो आपका डिपार्टमेंट है उनको लिख के दोगे, सजेस्ट करोगे अपने सीनियर्स को कि सर हमें ना ट्रेनिंग के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर ट्रेनिंग। इन सब चीज़ों को ना ट्रेनिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का पार्ट असिस्टेंट कमांडेंट्स आप खुद तो बना नहीं सकते, वो तो जब सीनियर्स को लिख के देंगे, ये सीनियर्स विचार विमर्श करेंगे कि हाँ हमें इस पे करना है, तो ये होगा लॉन्ग टर्म स्टेप। एक होता है इमीडिएट सॉल्यूशन, एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ऐसे आपको अपने आंसर को एड्रेस करना होता है, ओके, अलग अलग पार्ट्स में। एग्जामिनर को लगता भी है कितना इन्फॉर्म्ड है। ये होता है मैच्योर आंसर, कि इमीडिएटली प्रॉब्लम तो देखो वहाँ पे हो गई, उसको इमीडिएटली तो आपको निपटाना है, ठीक है। मामला हाथ से जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मीडिया में चली जाए बात। मीडिया में बात चली जाती है तो रेपुटेशन ख़राब हो जाती है फोर्स की। तो आपको मामले को वहीं एक तरीके से सोल्व करना है। फिर जिसकी गलती है उसको भी समझाना है, भाई क्यों ऐसा कर रहा है। पूरा स्टाफ की मीटिंग बुलाओ, सबको समझाओ यार ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, लिख के दे दो अपने डिपार्टमेंट को कि ये जो ऑफिसर्स आप पोस्टिंग जिनकी हो रही है यहाँ पे, इनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग करवाओ, आप अलग अलग भाषाओं में सिखवाओ इनको। इतने फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये होता है आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब आपको पता लग गया अलग अलग टॉपिक्स की क्या यूटिलिटी है। तो अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ओके। तो आपके डाउट होंगे वो हम जो है कल ले लेंगे, डील कर लेंगे। और अगर स्पीड की बात करें तो देखो, वी हैव टू फिनिश द हिंदू इन 1 आवर, वी कांट वेस्ट दैट, ओके। 1 आवर से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, अदरवाइज़ थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल न्यूज़ होती हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि न्यूज़ कम आएंगी, कभी कभी ऐसा होगा कि न्यूज़ इससे भी ज़्यादा आएंगी, ठीक है ना। जितनी काम की खबर है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं और इस इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ क्या करोगे। द मोस्ट क्रिटिकल थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज यू शुड नो द यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। यूटिलिटी, वेयर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इंफॉर्मेशन। हमने अखबार पढ़ ली, अब उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग नहीं करना आता तो कैसे बात बनेगी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, खुद ब खुद आप सीखोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, आप एकदम आपको हिंदू पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा करेगा, ओके। तो जो मैंने आपको न्यूज़ आज मार्क करवाई हैं आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ें अपने लेवल पे। और हम जो है कल मिलेंगे। आपके कोई डाउट होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ओके। सो गाइस, थैंक यू, बाय।